नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में। जय दोस्तों, आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार भारतीय पुरातत्व का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ दोस्तों, उसको लेके लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में भारतीय पुरातत्व के इतिहास को कुल 4 कालों में विभाजित करके उनसे संबंधित जो फैक्ट हैं उनको जानने और समझने का प्रयास किया था, जिसमें दोस्तों हम सभी ने अभी तक 2 अन्य वीडियोस के माध्यम से, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने जो कनिंघम काल का है उसको दोस्तों सबसे पहले डिस्कस किया था, इसको हम लोग प्रथम युग के रूप में जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे वीडियो में जो दूसरा युग है पुरातत्व के इतिहास का, जिसे हम मार्शल एरा के रूप में जानते दोस्तों, उसको डिस्कस किया था। और आज दोस्तों इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बड़े ही अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे इस पुरातत्व के इतिहास के तीसरे काल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों मार्टिमर व्हीलर के आधार पे व्हीलर एरा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण यह दोस्तों आपका काल है। देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि जब आप भारतीय पुरातत्व की बेटे बात करते हो, किसकी, भारतीय पुरातत्व की बात करते हो, तो बेटे आपका जो ये भारतीय पुरातत्व है ना, तो आप सभी जानते हो किससे कंट्रोल होता है, एएसआई से कंट्रोल होता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट आप सभी जानते हो 1861 में हुआ था। और जब 1961 में इसका 100 वर्ष पूर्ण हुआ था, तब जो है कि हमारे एचडी संकालिया ने, किसने, एचडी संकालिया के द्वारा जो है कि भारतीय पुरातत्व के इतिहास के जो 100 वर्ष हैं उनको 3 काल में जो है क्या किया गया था, उनका विभाजन जो है देखने को मिलता है। प्रथम काल, ठीक है, प्रथम काल, ठीक है, द्वितीय काल, ठीक है, एंड तृतीय काल के रूप में जो विभाजन है वह देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपका जो 1861 से है वहां से लेके 1902 तक, 1902 से लेके 1944 तक, 1944 से लेके 1961 तक, यह 3 कालों में जो पुरातत्व का इतिहास है उसका विभाजन हमें देखने को मिलता है। ऐसे में हम लोगों ने पहले ही अभी तक जो आपका पहला काल है प्रथम युग, जो कि 1861 से 1902 का काल है, इसमें आप सभी जानते हैं किसका काम दिखाई देता है, एलेक्जेंडर कनिंघम का काल दिखाई देता है काम। इसी वजह से हम इसको कनिंघम युग के रूप में, कनिंघम एरा के रूप में जानते हैं। जबकि जो दूसरा काल है इसे जो है हम किस रूप में जानते हैं, जॉन मार्शल का काम इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए यह युग मार्शल युग के रूप में, मार्शल एरा के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो काल है जिसे आज हम पढ़ेंगे वह है आपका मार्टिमर व्हीलर का काम इस काल में दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको व्हीलर युग के रूप में, व्हीलर एरा के रूप में जानते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड आप लोगों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री से संबंधित जो कंटेंट है आप सभी के साथ दोस्तों साझा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने जून 2025 के लिए, जून 2025 के लिए अपना जो नया बैच है दोस्तों यूजीसी नेट का, वह दोस्तों आर्कियोलॉजी का शुरू कर दिया है। हिस्ट्री के दोस्तों मॉक टेस्ट के भी शुरू हो गए हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली बेसिस पे जो लाइव क्लासेस है दोस्तों वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी हम लाइव क्लासेस लेंगे उसकी दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल मिलेगी। इन केस यदि आपकी कोई क्लास छूट जाती है या फिर आप दोबारा से किसी क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं तो भी आप उस क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं। इसका दोस्तों जो क्लास होगी वह 2 मोड में होती है। एक में दोस्तों हम पूरा का पूरा जो आपके साथ थ्योरी है वह डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले
जो एमसीक्यूज या फिर वन लाइन जो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो दो मोड में दोस्तों चीजें डिस्कस करेंगे हम आपसे। इसके अलावा दोस्तों आपको जिसमें जो कि मॉक टेस्ट है वह मिलेगा, फर्स्ट पेपर के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो कि 2004 से 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनकी पीडीएफ, ठीक है, उनके वीडियोस, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल, जो भी टॉपिक हम आपसे पढ़ाएंगे उनसे संबंधित आपको जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी के जो इस बैच में देखने को मिलेगा। या फिर दोस्तों आप चाहें तो अलग से भी जो मॉक टेस्ट है, या फिर दोस्तों हम बात करें बाकी चीजें आपका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, नोट्स है, इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज है, हिस्ट्री के भी यूजीसी के जो मॉक टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपको वहां पे मिलेंगे। मल्टीपल टाइम ऑप्शन है, जितनी भी बार चाहेंगे मॉक टेस्ट आप वहां पे दे पाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मार्टिमर व्हीलर के कार्यकाल की। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो मार्टिमर व्हीलर हैं इनकी जो नियुक्ति है वह के.एन. दीक्षित के बाद में हुआ था, ठीक है, के.एन. दीक्षित। जब मैंने सेकेंड आप लोगों को पढ़ाया था दूसरा काल जिसको कि मार्टिमर व्हीलर काल था, तो के.एन. दीक्षित जो उस समय के व्यक्ति थे, एएसआई के डीजी थे, ठीक है। तो इनके बाद अगले जो महानिदेशक बने थे वह बने थे मार्टिमर व्हीलर, जो कि 1944 से 1948 के बीच में इन्होंने काम किया था। ध्यान रखिएगा, मार्टिमर व्हीलर हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए, भारतीय पुरातत्व के लिए एक वरदान से कम व्यक्ति नहीं थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो आप आर्कियोलॉजी देख रहे हो, जिस प्रकार से हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी में जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्लाई की जाती है, जो साइंटिफिक मेथड एप्लीकेबल होते हैं, वो सभी देन है आपके मार्टिमर व्हीलर का। जो पुरातत्व के क्षेत्र में, उत्खनन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के पक्षधर थे, सबसे अधिक नाम है उनमें आता है मार्टिमर व्हीलर का। इसके अलावा उत्खनन के अंतर्गत एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिग्राफी के नाम से जानते हैं, पुरातत्व के सिद्धांत के स्तरीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्तरीकरण का सिद्धांत है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये तो लाया गया था पिट रिवर्स के द्वारा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मार्टिमर व्हीलर ने जो है कि भारतीय पुरातत्व को जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिग्राफी है वह दिया था, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इन्होंने कई सारी चीजें जो है पुरातत्व को दी, इसीलिए जो है कि भारत के पुरातत्व के लिए वरदान साबित होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो ब्रिटिश पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर को दिया जाता है। पहले आप सभी जानते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, ये एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जियोलॉजी के साथ, या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री का एक जो एक पार्ट है वो बनकर देखने को मिलता है। लेकिन मार्टिमर व्हीलर का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आज के इस दौर में जो आर्कियोलॉजी है वह एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में हमें देखने को मिलती है। अभी भी हालांकि आप देखेंगे तो जो ग्रेजुएशन का लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल है, उसमें आर्कियोलॉजी जो है वो कंबाइंड सब्जेक्ट है। किसके कंबाइंड सब्जेक्ट है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के साथ जो है आपका पूरा सब्जेक्ट आप देखेंगे तो इंडिविजुअल आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कराया जाता है। वो डिसिप्लिन जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी इंडिया में उसकी थोड़ी कमी है, लेकिन विश्व स्तर पर इसको एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वह किसको दिया जाता है? वह दिया जाता है मार्टिमर व्हीलर को, ठीक है। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में व्हीलर ने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। व्हीलर के 4 वर्ष के अनुसार, ठीक है, यदि हम व्हीलर की बात करते हैं तो व्हीलर ने कहा कि पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु मनुष्यों को भी खोदता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि ये कथन किसका है, ठीक है। तो व्हीलर के कथन के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो व्हीलर ने कहा कि जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है, जो पुरातत्वविद होता है, वो केवल और केवल किसी वस्तु की खुदाई नहीं करता है, वो वस्तुओं के माध्यम से मनुष्य की जानकारी जो है उसकी खुदाई कर रहा होता है। उसी का कथन जो है यहां से पूछा गया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा यह कहा गया कि पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं की खुदाई नहीं करता अपितु मनुष्य खुदाई करता है। आखिर व्यक्ति खुदाई क्यों करता है? क्योंकि खुदाई से जो निकली हुई नॉलेज है उससे क्या पता चलेगा? खुदाई से निकली हुई नॉलेज से पता चलेगा कि वह
जो मनुष्य है वह किस प्रकार से रह रहा है, उसकी रहन सहन कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, ठीक है, उसके कल्चरल एक्टिविटीज कैसे हैं, इन सभी के बारे में उनसे प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हीं से ज्ञात होता है। तो उन्होंने वही चीजें कही है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तुओं को ही नहीं खोदता बल्कि मनुष्यों को खोदता है, ठीक है। तो 1944 में 4 वर्ष के अनुबंधन पे, ठीक है, 1944 से 1948 है ना, तो 4 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है मार्टिमर व्हीलर ने राय बहादुर के.एन. दीक्षित के उत्तराधिकारी के रूप में महानिदेशक का पद ग्रहण किया था। जो मैंने अभी बताया कि के.एन. दीक्षित के बाद मार्टिमर व्हीलर जो है ये नेक्स्ट डीजी के रूप में, नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है अपॉइंट होते हैं 4 वर्षों के लिए। 1944 में अपॉइंट होते हैं 1948 तक, ठीक है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति लियोनार्ड वुली के अनुशंसा पर हुई थी। अब देखिए, मैंने अभी आप लोगों को जब के.एन. दीक्षित वाला दूसरा कार्यकाल पढ़ाया था सर जॉन मार्शल का, तो याद होगा के.एन. दीक्षित के ही समयाकाल में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान भारत आए थे जिनका नाम क्या था, लियोनार्ड वुली था। ये लियोनार्ड वुली जब 1938, 1939 के दौरान भारत आए, इनको क्यों भारत में बुलाया गया था? क्योंकि भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में, जो इंडियन आर्कियोलॉजी है उस फील्ड में, भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में जो है आवश्यक सुधार लाने के लिए कि किस प्रकार से इनके कार्य में प्रगति हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए इनको भारत बुलाया गया। और इन्होंने काफी अच्छा काम भी किया। इन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण काम किए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, एडवाइजर फॉर आर्कियोलॉजी, भारत के पुरातत्व के ऊपर सलाह देने के लिए सलाहकार की नियुक्ति का प्रावधान किया इन्होंने कहा कि प्रीहिस्टोरियन को नियुक्त किया जाए, ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रोटोहिस्टोरियन को नियुक्त किया जाए। इन्होंने यह भी सजेस्ट किया था कि जो अहिच्छत्र है उसका उत्खनन किया जाए, और आप देखेंगे कि अहिच्छत्र का उत्खनन इन्हीं के कहने पे के.एन. दीक्षित ने बाद में बड़े ही डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है लियोनार्ड वुली ने कही थी, और उन्हीं में से एक था कि इन्होंने रिकमेंड किया था कि मार्टिमर व्हीलर को अगला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, और उसी इनकी नियुक्ति जो है उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर हुई थी, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर रोमन पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के विशेषज्ञ थे। अब आप सभी जानते हैं भारत में रोमन पुरावशेष हमें किसके प्रमाण दिखाते हैं? भारत और रोम के बीच के जो व्यापार हैं, इंडो रोमन जो ट्रेड है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई विदेशी वस्तु की संख्या हमारे भारतीय क्षेत्रों में किसी पुरातनों से प्राप्त होती है, तो इसका सीधा सा डायरेक्ट इसका मतलब यह होता है कि वह क्षेत्र प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो कई सारे पुरास्थल हैं, आपने खासकर लोथल देखा होगा कि किस प्रकार से जो आपके बाहरी सभ्यताओं के जो पुरावशेष हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त हो रहे हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके पुरावशेष हैं वो बाहरी स्थलों से प्राप्त हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय व्यापार के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। और ठीक वैसी ही चीजें हमें रोम और भारत के संदर्भ में भी देखने को मिलती है, क्योंकि रोमन साम्राज्य की जो चीजें हैं वो हमारे भारतीय पुरावशेषों के भारतीय क्षेत्रों में जो है पुरावशेषों के रूप में प्राप्त होती हैं, और वैसे ही कुछ भारतीय प्रकार के जो आपके पुरावशेष हैं वो उन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जो लोग हैं, भले ही हमारी वर्तमान की तरह यातायात के संसाधन विकसित नहीं थे, लिमिटेड संसाधन थे, उसके बावजूद वो जो है कि व्यापार करते रहे दूर दूर क्षेत्रों तक। और इसी में आपका एक आता है भारतीय रोमन पुरावशेषों के बारे में, जिसपे सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम जो है आपके मार्टिमर व्हीलर ने किया है। व्हीलर ने अरिकामेडु जो पुरास्थल है आप सभी जानते हैं, ये अरिकामेडु इसी रोमन प्रकार के जो साक्ष्य हैं, जब भी हम बात करते हैं अरिकामेडु पुरास्थल की, तो ये जो अरिकामेडु पुरास्थल है, अरिकामेडु से आप देखते हैं किस प्रकार के रोमन प्रकार के मृदभांड, जिसमें आपका एरेटाइन, एम्फोरा,
रोलेटेड, इस प्रकार के जो मृदभांड है वह हमें देखने को मिलते हैं। रोम प्रकार के जो आपके रोमन शासकों के जो सिक्के हैं वह भी यहां से देखने को मिला हुआ। यही नहीं बल्कि कई सारे भारत के पुरास्थल हैं जहां से रोमन शासकों के जो सिक्के हैं, जैसे राजा अगस्टस के सिक्के, राजा टिबेरियस के सिक्के, जो है कि हमें भारतीय पुरास्थलों से देखने को स्पष्ट रूप से मिले हुए। इसमें चंद्रवल्ली का नाम आता है, अरिकामेडु का नाम आता है और अन्य कई सारे जो पुरास्थल हैं वहां से देखने को मिला हुआ है। खैर मैं जब आपको अलग से इंडो रोमन ट्रेड पढ़ाऊंगा तो वहां पे उसकी जानकारी मैं दूंगा। खैर तो व्हीलर ने एक दो नहीं बल्कि कई सारे जो पुरास्थलों का जो उत्खनन है उनके द्वारा किया गया। तो उसी में से एक आपका है अरिकामेडु का, 1945 में उन्होंने उत्खनन किया। हड़प्पा सभ्यता का जो पुरास्थल है हड़प्पा, उसका उन्होंने 1946 में उत्खनन किया। ब्रह्मगिरी का 1947 में उत्खनन किया। इन सभी की जो आपका ब्रह्मगिरी की महापाषाणिक संस्कृति का उत्खनन किया। चंद्रवल्ली का 1947 में उत्खनन किया एवं मास्की का उत्खनन जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल बताए नाम याद रख लीजिए, समय याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरिकामेडु 1945, ब्रह्मगिरी ठीक है 1947, हड़प्पा 1946, ठीक है, मासी का उत्खनन किया है, चंद्रवल्ली का उत्खनन किया है। अब यहां पे बेटे देखो चंद्रवल्ली नाम आया है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं। चंद्रवल्ली से बेटे हमें क्या मिला है कि जो सातवाहन काल है, सातवाहन काल है, इस सातवाहन काल की यहां से क्या मिला हुआ है, मुद्रा निधि का जो प्रमाण है, ठीक है, मुद्रा निधि का जो प्रमाण है वह यहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे आप बयाना निधि पढ़ते हो ना, बयाना होड़ पढ़ता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे क्या मिला हुआ बयाना निधि से, बयाना निधि से जो है हमें कि गुप्त काल की जो मुद्रा निधि है, गुप्त काल की जो मुद्रा निधि है वह प्रमाण प्राप्त होता है। वैसे ही अमरावती निधि का नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। यहां से हमें किस प्रमाण मिले हैं, आहत मुद्रा निधि प्रमाण मिले। आहत मुद्रा निधि का जो प्रमाण है वह अमरावती से मिला हुआ है। निधि क्या होता है, मैंने कल के क्लास में जब आप लोगों को कॉपर रोड कल्चर बताया तो बताया कि जब कोई पुरावशेष खजाने के माध्यम से प्राप्त हो रहा है तो उसको निधि की संज्ञा दी जाती है। खजाना कैसे होता है, मतलब कि छिपाकर जिसको रखा गया हो, और ये सभी चीजें जो है वहां से देखने को मिली हुई हैं। व्हीलर के अनुसार सिंधु का भारत को उसकी सभ्यता को, सिंधु नदी ने जो है कि भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की और गंगा ने उसकी जो है उस भारत को आस्था प्रदान की है। ठीक है, सिंधु नदी आप सभी जानते हैं जिसके किनारे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका प्रमाण मिलता है। और आप सभी जानते हैं भारत की जो आस्था है वो सर्वाधिक किसमें हमें देखने को मिलती है, गंगा माता में देखने को मिलती है। तो वही चीज इन्होंने कहा कि जो सिंधु है उसने भारत के किसको जन्म दिया, सभ्यता को, और जो गंगा है उसने जो है कि आस्था को दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो व्हीलर ने एक पत्रिका जिसका नाम है एंशिएंट इंडिया का प्रकाशन शुरू करवाया था। जैसे आपने देखा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के जो प्रकाशन हैं, जैसे आपने देखा कि किस प्रकार से जो जेम्स बर्जेस थे, मैंने पढ़ा रखा है बेटे, उन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी नाम से पत्रिका जारी किया था, इंडियन एंटीक्वेरी नाम से पत्रिका जारी किया। वैसे ही इन्होंने इपिग्राफिया इंडिका नाम से पत्रिका जारी किया था, इपिग्राफिया इंडिया नाम से पत्रिका जारी किया था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक रिसर्चेज नाम से पत्रिका जारी किया था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जो आपके कौन है, एच विल्सन है, ठीक है, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, अफगानिस्तान के क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने एरियाना एंटिका जो जर्नल है वो पब्लिश किया था। आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पब्लिश किया था, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, पहला वॉल्यूम जो है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पत्रिकाएं जारी की थी। उन्हीं में से जो आपका एंशिएंट इंडिया का प्रकाशन है वो व्हीलर ने शुरू करवाया था। व्हीलर के ही द्वारा जो है कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है हमारा, जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है, उसके गठन हेतु मॉरिस गायर, इन्होंने एक समिति का गठन किया था। उसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, मॉरिस गायर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करवाया था। और इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे कि उनके आने वाले जो उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, कौन है आने वाले उत्तराधिकारी, आपके एनपी चक्रवर्ती के काल में 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो इस
नेशनल म्यूजियम के भारतीय संग्रहालय के जो राष्ट्रीय संग्रहालय उसकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है मार्टिमर व्हीलर को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम है मॉरिस गायर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पे 15 अगस्त 1949 को जो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय है उसका स्थापना किया गया। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिमाग में उठना चाहिए और आपके एग्जाम में आता भी है। मैंने अभी टाइमलाइन क्या बताया बेटे, मार्टिमर का टाइमलाइन बताया 1944 से 1948। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत का एएसआई का डीजी कौन था, महानिदेशक कौन था। तो जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की तो वह थे मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर उस समय तत्कालीन एएसआई के डीजी के रूप में जो है कार्य करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत जब गणतंत्र हुआ, ठीक है, भारत जब गणतंत्र हुआ तो उस समय जो है कौन थे, तो वह थे आपके एनपी चक्रवर्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, नहीं भाई, 1948 में बने, 1950 में माधव स्वरूप वत्स बने थे। एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है एनपी चक्रवर्ती थे, फरवरी कितने में जाकर आपके ये माधव स्वरूप वत्स बने थे। एक बार मुझे थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1948 में एनपी चक्रवर्ती तथा 1950 में माधव स्वरूप वत्स जो है यह अगले महानिदेशक बने। 1951 में संसद ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष अधिनियम पारित किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम के शासनकाल में किस प्रकार से जो है कि पुरानिधि निखात अधिनियम, ट्रेजर ट्रोव एक्ट पास किया गया था। ठीक है, 1878 के आसपास में। वैसे ही 1904 में सर जॉन मार्शल के शासनकाल में कैसे प्राचीन जो आपके पुरावस्तु स्मारक संरक्षण अधिनियम है वह लाया गया था। और वैसे ही मार्टिमर के शासनकाल में आपके माधव स्वरूप वत्स के शासनकाल में आप देख रहे हैं कि 1951 में कैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया जिसका नाम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरावशेष एवं ध्वंसावशेष अधिनियम जो है उस एक्ट को पास किया गया। 1958 में इस एक्ट को और इसको व्यापक करते हुए प्राचीन स्मारक तथा ध्वंसावशेष अधिनियम पारित किया गया। और 1953 में अमलानंद घोष और 1968 में ब्रिजवासी लाल, ध्यान रखिएगा इनका नाम बी लाल है बेटे, बहुत फेमस ये आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं। बीबी लाल ने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं अपने शासनकाल के अंतर्गत। क्रोनोलॉजी हमेशा से डीजी की जितने भी रहे हैं एसआई की उनको आपको ध्यान में रखना है शुरू से लेके। एलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम डीजी हैं, जेम्स बर्जेस आ रहे हैं, जेम्स बर्जेस के बाद फिर कैसे आपके जॉन मार्शल आ रहे हैं, फिर अन्य व्यक्तियों का जो जुड़ाव है वह कैसे होता जा रहा है, यह आपको अच्छे से क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन क्रोनोलॉजी से लगातार पूछे जाते रहे हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, या फिर देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का गलत आपका ऑप्शन दिया होगा उसका चुनाव कीजिए। तो ऐसे में आपको क्रोनोलॉजी याद में होनी चाहिए। तो माधव स्वरूप वत्स 1950 में बन रहे हैं, माधव स्वरूप वत्स के बाद 1953 में अमलानंद घोष हैं, फिर आपके ब्रिजवासी लाल हैं। बीबी लाल, इन्होंने भारत में बड़े ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैंने बार बार बताया है कि इनको जो है कि भारत का क्या कहा जाता है, हेनरिक स्लीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनरिक स्लीमेन की जो संज्ञा है इन बीबी लाल को दिया जाता है। क्यों कहा जाता है इनको भारत का हेनरिक स्लीमेन, मैंने बार बार कहा है क्योंकि इन्होंने दो बड़े महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ, एक रामायण और दूसरा जो है कि महाभारत के आधार पे जो पुरास्थलों की खोज और सर्वेक्षण का काम है ये बीबी लाल ने किया था। आपने नाम सुना होगा श्रृंगवेरपुर का, भारद्वाज आश्रम का, छत्र का, हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का, लालनगर किले का, ये सभी का नाम आप सभी ने सुना होगा। और इन सभी पे जो काम है आपके बीबी लाल का है। तो जो आपके रामायण से संबंधित और महाभारत से संबंधित पुरास्थलों की खोज का श्रेय दिया जाता है वह आपको किसको दिया जाता है, बीबी लाल को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अमलानंद घोष के ही कार्यकाल में 1957 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना लाया गया जिसमें गांव गांव सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है यह बनाई गई थी। मतलब इनका यह था, देखिए समझिएगा,
अब यहां पर एक चीज आवश्यक है, ध्यान देने की बात है कि 1947 में क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है। केवल और केवल हमारे देश स्वतंत्र नहीं हो रहा है, देश को स्वतंत्र होने के लिए एक बड़े ही भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और हमारा ही देश हमारे ही क्षेत्रफल से हमारे देश को दो भागों में जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ब्रिटिश ने बदला तो जरूर लिया कि जाते जाते हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे लोग, उनको दो भागों में जो है उन्होंने बांट दिया, तोड़ दिया। ऐसे में जो सबसे बड़ा घाटा था आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के दृष्टिकोण से, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो उस समय भारत की, जो पूरा कंप्लीट भारत था, जब पाकिस्तान और भारत विभाजित नहीं था, तो उस भारत की जो है कि सबसे बड़ी विशेषता क्या हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन जब पाकिस्तान का और भारत का विभाजन हुआ, तो जो मुख्यतः पुरास्थल थे इस सभ्यता के, वो किधर चले गए, भौगोलिक दृष्टिकोण से वो चले गए पाकिस्तान में। आप हड़प्पा देख लीजिए, आप मोहनजोदाड़ो देख लीजिए, जितने प्रमुख नगर थे वो सभी आपके पाकिस्तान के भौगोलिक सीमा में चले गए। तो अब भारतीय जो एएसआई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, उसने एक नए सिरे से जो है काम करना शुरू किया, इस दृष्टिकोण से कि हमारे भारत में भी जो है कि क्या होगा, हमारे भारत में भी जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरावशेष हैं या स्थल हैं वो जरूर प्राप्त होंगे। और जब ये मुहिम चलाई गई थी, उसी का एक जो नाम है कि गांव गांव सर्वेक्षण, मतलब हम हर एक गांव में जाएंगे और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां से कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं वो प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि जब 1947 के बाद से लगातार सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर और बाकी पुरावशेषों को, पुरास्थलों को लेकर खोज जारी की गई, तो बड़ा एक आश्चर्यजनक परिणाम निकला। मैंने आप लोगों को शुरुआती क्लास में बताया भी था कि जब 1921-22 के दौरान पहली बार इस प्रकार की खोज की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो मुख्यतः जो पुरास्थल हुआ करते थे वह किस नदी के तट पे होते थे, सिंधु नदी के तट पे होते थे। यही तो कारण है कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। लेकिन जब विभाजन हुआ और पुरास्थल पाकिस्तान के रीजन में चले गए भौगोलिक दृष्टिकोण से, और भारत में नए दृष्टिकोण से उनकी खोज की गई, तो आश्चर्यजनक परिणाम यह निकला कि जो पुरास्थल हैं वो सिंधु नदी से कहीं ज्यादा जो है किस नदी के तट पर स्थित हैं, सरस्वती नदी के तट पर स्थित हैं, जिसको कि प्राचीन घग्गर के नाम जाना जाता है। इसी वजह से अब इसका जो नाम है वर्तमान समय में वो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, कि सिंधु के साथ साथ जो सरस्वती नदी है उसके किनारे भी जो पुरास्थल है वो अच्छी खासी संख्या में प्राप्त होते हुए देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में हम इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बीबी लाल को भारत का हेनरिक स्लेमन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी स्लीमन की तरह महाकाव्यों को, जिसमें आपके स्लीमन मैंने आप लोगों को बताया था कि हेनरिक स्लीमन ने दो बड़े महाकाव्य, एक उन्होंने इलियड और दूसरा उन्होंने जो है ओडिसी के आधार पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण नगर की खोज की थी, जिसका नाम क्या था, ट्रॉय नगर था, उसकी खोज उन्होंने की थी। ठीक है, तो इसमें वर्णित शहरों की खुदाई का राष्ट्रीय योजना के आधार पर करनी शुरू की थी, किसने, आपके हेनरिक स्लीमन ने। और वैसे ही उनको कॉपी करते हुए बीबी लाल ने क्या किया था कि रामायण और महाभारत के आधार पर पुरास्थलों की खोज का श्रेय उनको दिया जाता है। तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक खोज का प्रसिद्ध उदाहरण हेनरिक स्लेमन ने, जो जिनका कामकाल 1822 से 1890 का है, उसके दौरान जो है उनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। उन्होंने होमर के इलियड और ओडिसी, जो ओडिसी है उसके महाकाव्य में वर्णित जो ट्रॉय नगर की जो खोज है वह उनके द्वारा किया गया था। बीबी लाल ने रामायण और महाभारत युगीन स्थलों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हस्तिनापुर, हरिश्चंद्र, नंदीग्राम, भारद्वाज आश्रम, मथुरा, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर आदि स्थलों की जो खोज की जो खुदाई है वह प्रारंभ की थी। और बीबी लाल के ही शासनकाल में जब वो कार्य कर रहे थे, उसी दौरान इंडिया ने एक और एक्ट पास किया इंडियन पार्लियामेंट में, जिसका नाम द एंटिक्विटीज एंड आर्ट फिशरीज एक्ट 1972 था। ठीक है, पार्जिटर की तरह जो है कि बीबी लाल ने भी महाभारत युद्ध की तिथि 950 ईसा पूर्व निर्धारित की थी। ध्यान रखिएगा, कितना, 950 ईसा पूर्व निर्धारित किया था, किसने, बीबी लाल ने। अब देखिए एक बात समझिएगा, महाभारत के युद्ध की तिथि का हमें अभिलेखीय प्रमाण भी मिलता है।
ये तो आपको किसने किया? बीबी लाल ने बताया। कितना बताया है? 950। किसका समर्थन करते हुए? पारजीटर का। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बेटे महाभारत की हम बात कर रहे हैं ना, तो जो महाभारत है, इस महाभारत के युद्ध की जो तिथि है, इस महाभारत के युद्ध की तिथि का जो उल्लेख है वह किस अभिलेख में मिलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और जरा आप हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। लगातार हम आपके लिए कंटेंट जो लाते रह रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है भैया कि वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सभी प्रकार के जो कंटेंट है वह हम आपको लगातार जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब महाभारत युद्ध की तिथि कहां मिलती है भैया? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एहोल अभिलेख है, किसका है एहोल अभिलेख बेटे? एहोल अभिलेख है किसका? पुलकेशिन द्वितीय का, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि जो है देखने को मिलती है। जरा हमें कमेंट बताइए कि वह तिथि क्या है। तो जो तिथि इसमें बताई गई, जैसे कि आपकी बीबी लाल ने 950 ईस्वी बताया, ईसा पूर्व बताया है, वैसे ही इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि क्या है? ठीक है, और लिखा किसने इस अभिलेख को? आप सभी जानते हैं, उनके राज दरबारी कवि जिनका नाम था रवि कीर्ति। एक्चुअली यह अभिलेख एक मंदिर पर लिखा गया है, जिसका मंदिर का नाम है मेगुती का जैन मंदिर। उसी मंदिर के दीवार पर जो है पश्चिमी या पूर्वी दीवार है, उस पर यह लिखा गया है। ठीक है, खैर, तो वो निर्धारित किया गया। इसके अलावा 1967 में ही वाराणसी में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और 1976 में सोसाइटी फॉर प्री हिस्टोरिक एंड क्वार्टनरी स्टडीज की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी था, इसने पुरातत्व के नाम से पत्रिका का संपादन किया था। किस नाम से? पुरातत्व के नाम से। और जो आपका सोसाइटी फॉर हिस्टोरिक एंड क्वार्टनरी स्टडीज था, इसने जो पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है पुरातत्व, जर्नल का नाम है। और इन्होंने जो किया था उसका नाम था मेन एंड इन्वायरमेंट के नाम से जो पत्रिका है वह संपादित किया था सोसाइटी फॉर प्री हिस्टोरिक एंड क्वार्टनरी स्टडीज ने। ठीक है, 1979 में बीबी लाल ने अपना पद छोड़ दिया और 1981 में देवला मित्रा जो है ये अगली महानिदेशक बनी और यह प्रथम महिला महानिदेशक थी। महानिदेशक के रूप में हमें देखने को मिलती। ही इज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। कब? 1981 में। किसके बाद? बीबी लाल के बाद में जो है यह देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में, आपके व्हीलर के बारे में और कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जिन्होंने कि भारतीय पुरातत्व में के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया था। तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय उत्खननों में वैज्ञानिक विधियों को लाने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर को जाता है। मैंने शुरुआत में ही बताया, भारतीय पुरातात्विक उत्खननों में सर्वप्रथम व्हीलर ने ही प्रथम वैज्ञानिक पुरातात्विक उत्खनन को, स्तर विन्यास को, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन को और त्रिविमीय माप को, ठीक है, जो पालन है इनके द्वारा किया गया था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय भी बेटे बताया है कि हमारा जो इंडियन आर्कियोलॉजी है इसमें स्तरों का निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है। और स्तरों के निर्धारण के लिए जो स्तरीकरण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर ने। लेकिन व्हीलर के पूर्व, यदि हम व्हीलर के पूर्व स्तर का निर्धारण की बात करते हैं तो वह कैसे हुआ था? तो व्हीलर के पूर्व जो स्तरों का निर्धारण है वो समुद्र स्तर पर होता था, समुद्र स्तर पर होता था। और यह किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने स्तरों का निर्धारण समुद्री स्तर के आधार पर किया था। ठीक है, और इन्होंने प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक पुरातत्विक उत्खनन, स्तर विन्यास के नियम, त्रिविमीय माप इत्यादि का जो पालन है उनके द्वारा किया गया था। A.E. डगलस आप सभी जानते हैं। हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी या फिर वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में कोई भी पुरावशेष कितना पुराना है, 5000, 10,000 साल, 20,000, लाख वर्ष पुराना है, उसकी डेटिंग को ज्ञात करने के लिए कई सारी डेटिंग मेथोडोलॉजी है। आपके तिथि विधियां हैं जिनको हम लोग एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड और रिलेटिव डेटिंग मेथड के रूप में जानते हैं, सापेक्ष तिथि विधि और निरपेक्ष तिथि विधि के नाम से जानते हैं। ऐसे में कई सारी तिथि विधियां आपने पढ़ी होंगी। C14 डेटिंग, ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग आप उसको बोलते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग आपने पढ़ा होगा, आपने डेंड्रोक्रोनोलॉजी पढ़ा होगा, आपने क्या कहते हैं
फिशन ट्रैक मेथड पढ़ा होगा, थर्मोलेमेंसिस डेटिंग पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी डेटिंग हमें देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक डेटिंग है आपकी वृक्ष वलय तिथि प्रणाली। तो आपका जो वृक्ष वलय तिथि प्रणाली है, इस जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए डगलस ने विकसित किया था। वैसे जो C14 डेटिंग है उसको F विलियर्ड लिब्बी ने डेवलप किया था। जो पोटेशियम आर्गन है उसको CFV वाइजसेकर ने डेवलप किया था। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के द्वारा जो है अलग अलग जो आपकी तिथि विधियां उसको विकसित किया गया था। मैं उनको ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पुरातत्व के क्षेत्र में हवाई छायांकन विधि का, एरियल जो फोटोग्राफी इत्यादि का है, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति ओजियस क्रॉफोर्ड थे। कौन थे? ओजियस क्रॉफोर्ड के द्वारा जो सबसे पहली बार ये उपयोग में लाया गया था। यूरेनियम डेटिंग के जनक जो है वो क्यूरी माने जाते हैं। कार्बन डेटिंग के जनक नोबेल पुरस्कार विजेता विलियर्ड लिबी माना जाता है। लिबी ने 1949 में इस विधि का आविष्कार किया था और 1951 में इसका पहला प्रयोग किया था। SR राव को भारत में जो जलीय पुरातत्व है इसका अग्रणी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया भी था कि जब हम इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, तो जो इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह माना जाता है SR राव का, जिन्होंने लोथल के क्षेत्र में, द्वारका के क्षेत्र में जो है काफी महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा S कठिरोली को भी जो है कि वाटर आर्कियोलॉजी का जो उनका जो अध्ययन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत में SR राव ने गुजरात के क्षेत्र में की गहराइयों में स्थित एक स्थल की खोज की जिसे वे प्राचीन द्वारका का नगर मानते हैं। आप सभी ने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले मोदी जी ने स्विम सूट पहन के या फिर जो भी चीजें कहले पहन के आप वो नीचे गए थे और उन्होंने एक नगर की पूजा की अर्चना की थी, जाकर देखा था और भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी को उन्होंने बताया था। तो उसी की जो खोज है वो आपके SR राव ने किया है। ठीक है, इसके अलावा कर्नल मिडोज टिलर का नाम आप सभी ने सुना होगा। यदि आप लोगों ने मेगालिथिक पीरियड को पढ़ा होगा कभी, जो महापाषाणकालीन संस्कृति है उस पर जो काम है वो आपके कर्नल मिडोज टिलर का में देखने को मिलता है। इन्होंने दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों, मेगालिथिक बरियल का जो है उत्खननकर्ता के रूप में जो है इनको स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो है कि बड़े ही अच्छे तरीके से तीनों टॉपिक को डिस्कस किया। फर्स्ट एज को, सेकेंड फेज को और थर्ड फेज को, कनिंघम एरा को, विलर एरा को और मार्शल एरा को जो है तीनों को बड़े ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि दोस्तों आप हमारा बैच जो पेड बैच है दोस्तों वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे क्लासेस दोस्तों बाइलिंगुअल में चलती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस होती है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो ऐप है प्ले स्टोर से आप उसे जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड जो हमारा ऐप है वहां से आप उसको कोर्सेज के सेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में, टेस्ट सीरीज सेक्शन में सभी चीजें जो है दोस्तों आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। और यदि आप चाहें तो इससे हमारे वेब के थ्रू भी दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं। रुद्र एजुकेशन हब appx.co.in हमारा वेब पोर्टल है दोस्तों, इससे भी जाकर आप पीसी से इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी रही तीसरे काल के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका हर एक फीडबैक, आपका हर एक लाइक, आपका चैनल का किया गया कमेंट हमारे चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक कमेंट, एक एक लाइक चैनल को आगे ग्रो करने में सहायता प्रदान करता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक, अपना लाइक जरूर करें और मिलते रहें दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।